हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बाल विकास का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जो कि 2019 का ही सेट है और 2019 का ये जुलाई का सेट है। तो गाइस, इसमें हम 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ बाल विकास सब्जेक्ट के लेके आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। और गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जैसे सपोर्ट कर रहे हैं। आइए चलते हैं, आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर रीड करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन कहता है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। तीसरा ऑप्शन कहता है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। डी कहता है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को विशेष शुरुआत देती है। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सी ऑप्शन है, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, ये वाला उत्तर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। दूसरा कहता है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तीसरा ऑप्शन कहता है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित होती है। चौथा ऑप्शन कहता है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो इसका जो सी वाला उत्तर है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन कहता है यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन कहता है कक्षा में लिंग लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और डी ऑप्शन कहता है लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा बी वाला ऑप्शन। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, यानी यहाँ पर जेंडर बाइजनेस की बात की गई है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 4 की ओर। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि प्रत्येक बच्चे की शिक्षा एवं संभावना में विकास करना। दूसरा ऑप्शन कहता है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन कहता है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। डी ऑप्शन कहता है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। प्रश्न नंबर 4 का ए वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता क्या करेंगे और उन क्षमता और उनमें संभावना का विकास करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और ये कहता है दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए है कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। थर्ड ऑप्शन प्रत्येक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। और डी ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि स्पष्ट रूप से बोलना और छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा डी वाला ऑप्शन, स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को क्या करें, तो हम एकत्रित करेंगे और उससे हेल्प लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। ये कहता है सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार का
किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए है सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, और डी ऑप्शन कहता है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, एक्टिवली इसको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, और ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है ये हमें बताना है, यानी इन इंक्लूसिव लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है मानवीकृत परीक्षण, दूसरा ऑप्शन कहता है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन कहता है विशिष्ट शिक्षा योजना, और चौथा ऑप्शन कहता है एक रूप निर्देश। तो प्रश्न नंबर 7 का सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी विशिष्ट शिक्षा योजना यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, और ये कहता है कि अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है अवधानात्मक कमी, अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। डी ऑप्शन कहता है श्रव्य क्षतिग्रस्त, अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा वो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। ए वाला ऑप्शन क्या कहता है कि पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधान के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो ये हमें बताना है, यानी अपसारी चिंतन के बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन इसके लिए है क्षतिग्रस्त बच्चों की, दूसरा ऑप्शन कहता है सृजनात्मक बच्चों की, तीसरा ऑप्शन कहता है अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की, और चौथा ऑप्शन कहता है अहम केंद्रित बच्चों की। तो यहाँ पर जो सृजनात्मक बालक होंगे वो ही किसी समस्या का जो है अपसारी चिंतन करके एक से ज़्यादा समाधान यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे चिंतन को ही हम अपसारी चिंतन कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन कहता है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। बी ऑप्शन कहता है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर कहता है विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। और प्रश्न नंबर 11 कहता है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों की डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है। पहला ऑप्शन इसके लिए है प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य। बी ऑप्शन है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य। उसके बाद सी ऑप्शन कहता है अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, और डी ऑप्शन कहता है अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। तो यहाँ पर डी वाला उत्तर ही क्या होगा, राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 11 के लिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना,
उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ देना। तो यहाँ पर ये जो बात है दोहराना और स्मरण करना, ये यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं, तो यही उत्तर सही होगा, यानी प्रश्न नंबर 12 के लिए ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि इनमें से बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा का क्या उदाहरण है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य करने के लिए हमें अंक देते हैं। डी ऑप्शन कहता है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर होगा कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। ये कहता है कि एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, या केवल उदाहरण देने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 14 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही तरीके का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। पहला ऑप्शन है सूचनाओं का संचरण, दूसरा है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, तीसरा है एक रूप एवं मानवीकृत परीक्षण, डी ऑप्शन है अन्वेषण और परिचर्या। तो प्रश्न नंबर 15 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। तो प्रभावी अधिगम रणनीति का उदाहरण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, दूसरा ऑप्शन है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, सी ऑप्शन है उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, और डी ऑप्शन है हम उम्र साथी को समझना। तो यहाँ पर सी वाला उत्तर जो है वो सही होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना। चलते हैं गाइस, यहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर सही हैं, तो यहाँ पर सी वाला उत्तर ये वाला, यानी ये पांचों जो लाइंस स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये सारे ही स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर, और ये कहता है कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। पहला है कोरी पट्टियाँ या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। तीसरा है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। डी ऑप्शन है लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान और संवेग में वयस्कों की तुलना में कम है। तो प्रश्न नंबर 17 का सी ऑप्शन एक समस्या समाधान करने वाले वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में हम क्या करते हैं, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। ये कहता है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो पहला ऑप्शन है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, दूसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, सी ऑप्शन है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, डी ऑप्शन एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। तो प्रश्न नंबर 18 का बी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर।
और ये कहता है कि बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं डैश। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। बी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। सी ऑप्शन है सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। और डी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो प्रश्न नंबर 19 का डी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। ये कहता है पियाजे की थ्योरी से लिया गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। पहला है स्कीमा, दूसरा है प्रतिमान, तीसरा है मानसिक मैप और चौथा है मानसिक उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्कीमा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर और ये प्रश्न कहता है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। तो पहला ऑप्शन है साम्य धारण, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है बुद्धि, चौथा है समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो प्रश्न नंबर 21 का डी वाला ऑप्शन सही होगा कि जोन ऑफ डेवलपमेंट, विकास का निकटस्थ क्षेत्र। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर और प्रश्न नंबर 22 ये वाइगोस्की से लिया गया क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक पारस्परिक क्रिया, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, तीसरा है अनुकूलन एवं संगठन, चौथा है पुरस्कार एवं दंड। तो यहाँ पर 22 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ए वाला ऑप्शन सामाजिक पारस्परिक क्रिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। सेकंड ऑप्शन अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। सी ऑप्शन कहता है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं। डी ऑप्शन कहता है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में से प्रश्न नंबर 23 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी वाला विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित एवं आत्मनिर्भर होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। मूर्त पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन है सुरक्षित रखने की योग्यता, दूसरा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तीसरा है द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं और डी ऑप्शन है सजीवात्मक चिंतन। तो प्रश्न नंबर 24 का ए वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा सुरक्षित रखने की योग्यता। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। जीन पियाजे का क्वेश्चन है, रिपीट दोबारा से जीन पियाजे की थ्योरी और वाइगोस्की की थ्योरी से है। तो जीन पियाजे एवं वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, डी ऑप्शन है कौशलों का अर्जन। तो प्रश्न नंबर 25 का सी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर और ये कहता है समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो पहला ऑप्शन है लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए,
दूसरा ऑप्शन है रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। सी ऑप्शन है लैंगिक जेंडर रूढ़िवादी रूढ़ियों का सामना करने के लिए। और डी ऑप्शन है लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 26 का, तो वो होगा सी वाला ऑप्शन, यानी लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। ये कहता है निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। तो क्या है ये? तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले चलते हैं वर्णन की तरफ। वर्णन, इस वर्णन में क्या कहा गया है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, और डी ऑप्शन कहता है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो इन चार ऑप्शंस में से प्रश्न नंबर 27 का सी वाला उत्तर यहाँ पर राइट आंसर होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर, जो कि हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से लिया गया क्वेश्चन है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो ये किसके अंतर्गत आएगी? पहला है अंतरावैयक्तिक, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, तीसरा है नैदानिक और चौथा है प्रकृतिवादी। तो प्रश्न नंबर 28 के लिए बी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा, अंतर्वैयक्तिक। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। ये कहता है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए। तो पहला है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। बी ऑप्शन कहता है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। सी ऑप्शन कहता है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। डी ऑप्शन कहता है बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो इन चार ऑप्शंस में से जो आंसर सही होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, की अधिगम कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। चलते हैं प्रश्न नंबर, गाइस यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रश्न सही है। बी वाला ऑप्शन यानी कि पहला छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर आएंगे और पहला वाला स्टेटमेंट छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा सही नहीं है, बाकी के सब सही हैं। तो ये तीनों सही। चलते हैं आज के इस वीडियोज़ के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 30 है, बाल विकास का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो पहला है मीडिया, विद्यालय, परिवार या आस पड़ोस। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं जो सही होंगे। प्रश्न नंबर 30 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी चारों ही चीज़ें होंगी। मीडिया भी, विद्यालय भी, परिवार भी, आस पड़ोस भी, बच्चे इन सभी चीज़ों से सीखते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो पर लाइक करें और अपने दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।